Good morning, all the students. How are you? I hope that you each and every student must be fit and fine. Dear students, today once again Oxford Union English welcomes you all the students. यानी सारे बच्चों को फिर से आज एक क्रांतिकारी इस्तकबाल करता है ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश आप सब बच्चों का. डियर स्टूडेंट्स, बिफोर जस्ट गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू शेयर वन कोटेशन in English, that is what it is never too late to wake up. It is never too late to wake up. मतलब जब जागो तभी सवेरा. डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखना कि एजुकेशन हासिल करने का कोई एक मुकर्ररा एज नहीं होता है. जिस एज में भी जब इंसान चाहे तो एजुकेशन हासिल कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर में वो दीवानगी होनी चाहिए, वो जज्बा होनी चाहिए. अगर आप फिक्स कर लेते हो, वंस यू फिक्स योर ब्रेन दैट आई हैव टू लर्न दैट वेरी पार्टिकुलर थिंग, नो फोर्स इन द वर्ल्ड कैन मेक यू स्टॉप टू लर्न दैट वेरी थिंग. दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव हॉट पैशनेट फीलिंग, ओनली देन यू कैन अचीव समथिंग इन योर लाइफ. डियर स्टूडेंट, मैं एक शेर भी अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर में दीवानगी है किसी चीज़ को सीखने के लिए, ख़ास करके अगर आप ज़बान को सीखते हैं, यानी ज़बान मीन्स लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो मैं लिटरेचर यानी साहित्य के या अदब के ज़बान में मैं ये कहूँ कि एक शेर है इस चीज़ बात को बयां करने के लिए कि कोई हो मौसम थम नहीं सकता रक़्स जुनू दीवानों का, कोई हो मौसम थम नहीं सकता रक़्स जुनू दीवानों का, जंजीरों के झनकारों में अश्क बहाड़ा बाकी है. डियर स्टूडेंट, देन लेट अस कम टू द पॉइंट. आज का वीडियो बच्चे बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है. अगर आज आप ध्यान से इस बात को समझते हैं तो जिस आइटम्स को मैं समझाने जा रहा हूँ, इसके अलावा डियर स्टूडेंट आपको थोड़ा थोड़ा प्रीपोजिशन पर भी पकड़ हो जाएगा कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, यानी प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है. इसीलिए आप इसको ध्यान देंगे. आज का वीडियो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज़ द नेम ऑफ द चैनल, और इन दिस वेरी चैनल इनकलाबी सीरीज़ ए गोइंग ऑन राइट नाउ, एंड टुडे द वीडियो विल बी ऑफ 18th. आज 18वां वीडियो होगा. और जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंसेस चल रहा है, एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंस चल रहा है, जिसमें कि हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं. और उसके बाद अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंस के अंदर में, तो वो रेस्ट है. और हमने रेस्ट के बारे में बताया उसकी कितने तरीक़े से रेस्ट एक सेंटेंस के अंदर में कोई भी पार्ट है, चाहे वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कम्प्लीमेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसी में हो सकता है कि इस सेंटेंस के अंदर में रेस्ट हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये रेस्ट है. और पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था कि अगर रेस्ट आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको मुश्किल पड़ सकता है या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है. वो ये कि जैसे मैंने बोला था कि सी स्पीक्स इन इंग्लिश, दिस सेंटेंस कांट बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस. क्योंकि इसमें दिस सी स्पीक्स इन इंग्लिश, तो सी सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, इन इंग्लिश रेस्ट है. दैट इज वाई दिस सेंटेंस कांट बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है. अगर गलती से कोई बच्चा ये समझ बैठे कि सी स्पीक्स इन इंग्लिश और इन इंग्लिश को अगर उसने ऑब्जेक्ट चुन दिया तो फिर ये मिस्टेक नहीं, ब्लंडर हो जाएगा. इसीलिए आपका बच्चा कंसेप्ट क्लियर कट होनी चाहिए. तो रेस्ट से मुतालिक मैं दो बातों को बता चुका हूँ कि जितना भी टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आएगा, जैसे आज, कल, परसों, तरसों, जनवरी में, संडे को, 1947 में, तो ये सारा बच्चा ऐसे वर्ड है जिससे समय का पता चल रहा है, तो ये रेस्ट है. उसी तरीके से मैं दूसरा पॉइंट को बताया था कि कोई भी सेंटेंस के अंदर में कोई भी शब्द अगर में या पर से जुड़ा हुआ है तो दैट वुड आल्सो बी सपोज्ड इन द ग्रुप ऑफ रेस्ट. तो ये दो पॉइंट को मैं रेस्ट से मुतालिक बता चुका हूँ. और आज वाला जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनेंगे. तो आज तीसरा वाला पॉइंट, यानी रेस्ट होने के लिए पहला कंडीशन मैंने बता दिया, और रेस्ट होने के लिए दूसरा कंडीशन भी मैंने बता दिया. अब रेस्ट होने के लिए तीसरा कंडीशन मैं बता रहा हूँ. अब बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुनना डियर स्टूडेंट. वो क्या है कि कोई भी शब्द
सेंटेंस के अंदर में कोई भी शब्द आ जाए और उस शब्द से जुड़ा हुआ हो से, कोई भी शब्द सेंटेंस में आया और उससे जुड़ा हुआ है से, तो वो शब्द हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट भी हो और हो सकता है कि वो रेस्ट भी हो। गौर से समझना सारे बच्चे कि कोई भी शब्द अगर से जुड़ा हुआ हो तो वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, रेस्ट भी हो सकता है। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर सेंस होगा कन्वेइंग करने का। कन्वेइंग मतलब होता है कहना। जैसे मैंने उससे कहा, तो अब देखो कि मेरी बात, मैं जिस बात को मैंने कही तो मेरी बात उस तक पहुँचा, यानी मैंने जो कहा। तो अगर कन्वेइंग वाला यानी मेरे से कुछ उस तक जा रहा है, मेरे से कोई बात उस तक जा रहा है, तो पता ये चला कि कन्वेइंग अगर होगा उससे ये पता चले कि कन्वे कर रहा है। कन्वे मतलब कुछ कह रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम वन ब्रेन, फ्रॉम वन माउथ अप टू अनदर एयर। तो अगर ऐसा लगे कि कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कन्वे हो रहा है। कन्वे का मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाना या एक मुंह से एक इंसान से दूसरे तक खबर जाना, यानी कन्वे करना। तो ऐसी स्थिति में फिर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अगर कोई भी शब्द से जुड़ा हुआ हो और वो से अगर वो टचिंग को बताता है, यानी कंसल्टिंग को, या कंसल्टिंग बोले तो टचिंग को बताता है, तो ऐसी स्थिति में वो रेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। तो अब बच्चा देखो कि मार्कर से, तो मार्कर देखो, मार्कर से तो मार्कर यहाँ आएगा हैंड में, ये टच हो रहा है। यानी जब टचिंग वाला कोई ऐसा वर्ड जिसमें से लगा हुआ है और वो से ये बता रहा है कि टच हो रहा है उस नाउन से या फिर उस वर्ड से, तो वो रेस्ट होगा बच्चे। ठीक है, वो भी रेस्ट कहलाएगा, यानी कंसल्टिंग को बताए। कंसल्टिंग का मतलब यहाँ पर टचिंग वाला पोजीशन हो तो फिर वो रेस्ट कहलाएगा, और अगर कन्वेइंग वाला कंडीशन हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल देखो बच्चों कि मैंने उससे कहा, तो इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि मैंने उनसे कहा, तो मैंने सब्जेक्ट है, ये वाला क्या है, मैंने उनसे कहा, तो मैंने ये सब्जेक्ट है और कहा कहना से बना तो ये वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट है और ये जाके वर्ब है। तो अब गौर से देखो कि मैंने कहा किससे, तो उनसे या उससे, मैंने उससे कहा। तो अब यहाँ पर देखो कि मैंने, मेरे से कोई बात इस तक पहुँची है तो मैंने उनसे कहा। तो देखो ये शब्द जो है से जुड़ा हुआ है, से देखो ये उससे, ये से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो कि कन्वेइंग हो रहा है, यानी मैं कुछ कह रहा हूँ उस कान तक पहुँच रही है। तो मैंने उनसे कहा, तो से रहने के बावजूद भी यहाँ पर कन्वेइंग हो रहा है, कोई मैसेज कन्वे कर रहा है। और कन्वे किस तक हो रहा है, यहाँ से इस तक कन्वे हो रहा है। यानी ये बंदा जो है, मैंने जो कहा यानी एक्शन जो है, इस एक्शन का रिएक्शन जो है यहाँ पर आ रहा है। कहने का गर्ज ये हुआ, अगर ये स्पीकर है, स्पीकर का कोई बात ये, और ये बात कन्वे हो, यानी कि किसी बात को कहा, तो ये किसी बात को जो कहा तो इसका जो रिजल्ट है, इसका रिएक्शन है वो कन्वे हो रहा है उस तक। और जब जान रहे हैं हम कि कन्वे हो रहा है और कन्वे वाला कंडीशन आ जाएगा, तो कन्वे वाला कंडीशन में ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट होगा, जबकि से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब एक दूसरा वाला सेंटेंस देखो कि वो मुझसे बात कर रही थी। तो फिर देखो कि वह ये सब्जेक्ट है और बात कर रही थी ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है। वह बात कर रही थी, अब जो भी बात कर रही थी, तो ये जो भी बात कर रही थी तो इसका असर या फिर इसका रिएक्शन कहाँ तक पहुँच रहा था, यहाँ तक पहुँच रहा था। कहाँ तक पहुँच रहा था, यहाँ तक, मुझसे यानी मुझको। तो अब गौर से देखो कि यहाँ तक कन्वे हो रहा है, कोई मैसेज कन्वे हो रहा है यहाँ तक, तो पता ये चला कि ये मुझसे, ये भी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कन्वे हो रहा है, यहाँ पर इस तक बात पहुँच रही है, तो ये भी ऑब्जेक्ट होगा और ये भी ऑब्जेक्ट होगा, जबकि दोनों वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना बच्चे कि जब कन्वेइंग होगा तो से रहने के बावजूद भी वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं ये जुमला को बोलूँ कि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट है और लिख रहा हूँ ये वर्ब है, और मैं जो लिख रहा हूँ मार्कर से। तो अब देखो गौर से कि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मार्कर को यूँ छोड़ दूँ तो नहीं,
इस ऐसी पोजीशन में ये इससे नहीं लिखा जा सकता है। तो लिखने के लिए मार्कर को कंसल्ट में आना होगा, इस हैंड का, यानी कंसल्ट बोले तो टचिंग में आना होगा, यानी मैंने ऐसे यूँ छुआ तो अब मैं यूँ कुछ लिख सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में जब सेंटेंस का कोई ऐसा पार्ट जो शुरू से सेंटेंस का कोई ऐसा हिस्सा या पार्ट जो से जुड़ा हुआ हो और वो टचिंग को दिखाता है, जैसे देखो अब ये टचिंग को दिखा रहा है, तो इस स्थिति में ये टचिंग से दिखाने वाला वर्ड या सेंटेंस का पार्ट जो से जुड़ा हुआ हो और वो टचिंग को दिखा रहा है, तो इस स्थिति में ये रेस्ट हो जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट। तो गौर से देखो बच्चे कि मुझसे ये से जुड़ा हुआ है, फिर ऑब्जेक्ट है, और उससे ये भी वर्ड से जुड़ा हुआ है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ये भी तो से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये रेस्ट हो गया। तो आप कैसे इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो? इसलिए कि ये दोनों में कंडीशन ये है कि ये कन्वे कर रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये टचिंग कर रहा है। तो पता ये चला बच्चे कि ये रेस्ट है और ये दोनों ऑब्जेक्ट है। तो अब गौर से समझना बच्चे कि जब भी कन्वेइंग वाली बात होगी तो कन्वेइंग वाली बात में प्रीपोजिशन क्या आएगा और कंसल्टिंग वाली बात यानी टचिंग वाली बात पर प्रीपोजिशन क्या आएगा। तो याद रखना हमेशा, ये बड़ा ज़बरदस्त टेक्निक है प्रीपोजिशन को दुरुस्त करने का, कि अगर जहाँ पर कन्वेइंग वाला सेंस होगा तो हो सकता है कि उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो प्रीपोजिशन उसमें क्या लगेगा। तो याद रखना बच्चे ये माइनस है, यानी कहने का गर्ज ये हुआ, चाहे तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो हो सकता है कि टू आ जाए, या हो सकता है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है बच्चे, वो याद करना पड़ता है, कहीं पे विथ, कहीं पर टू, कहीं पर एट, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या है वो मैं आगे चल के जब प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके अभी से आप जहन में रखें कि प्रीपोजिशन का क्या मुकाम है इंग्लिश ग्रामर में, कि क्या अगर कन्वेइंग वाली बात होगी तो चाहे तो माइनस का मतलब चाहे तो प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि प्रीपोजिशन टू आए, या फिर हो सकता है कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन आए। जैसे ये इस एग्जाम्पल को देखो, मैंने उससे कहा तो आई सेड टू हिम, देखो गौर से कि आई सेड टू हिम, तो उससे तो आई सेड टू हिम, तो देखो प्रीपोजिशन क्या टू आया यहाँ पे, यानी कहने का गर्ज ये है कि से के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू रखना पड़ता है, नहीं तो सेंटेंस अगर बोलेंगे कि आई सेड हिम, अगर मैं ये सेंटेंस बोल दूं यहाँ पे कि आई सेड हिम, तो ये ग्रामर के लिहाज से बच्चे कंप्लीटली गलत सेंटेंस है। क्यों कि सेट के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है तो फिर उससे पहले आपको टू रखना लाजमी बन जाता है। तो इसीलिए मैंने उससे कहा, तो ये सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस लिहाज से का V2 क्या है, सेड है। तो मैंने उससे कहा, तो मैंने आई कहा सेट और उससे तो टू हिम, तो ये सेंटेंस राइट है कि आई सेड टू हिम, और आई सेड हिम ये गलत है। लेकिन ये सेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन टू लेता है, लेकिन से का मतलब कहना तो टेल का भी मतलब कहना होता है। अगर मैं टेल का इस्तेमाल कर दूं फिर उसके बाद कोई प्रीपोजिशन है, तो जैसे मैंने उससे कहा तो आई टोल्ड हिम, तो गौर से देखना कि आई टोल्ड हिम ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, क्योंकि टेल के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो प्रीपोजिशन वो अपने पहले नहीं लेता है, यानी उस ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि टेल प्रीपोजिशन लेता ही नहीं है। तो आई टोल्ड हिम, अगर मैं इस सेंटेंस, ये सेंटेंस राइट है बच्चों, अगर मैं इस सेंटेंस को यूं लिख दूं कि आई टोल्ड टू हिम, आई टोल्ड टू हिम, तो फिर बच्चे ये ग्रामेटिकली कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। क्यों कि टोल्ड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके पहले प्रीपोजिशन नहीं रखा जाता है, अर्थात टेल के बाद प्रीपोजिशन नहीं रखा जाता है, तो इस लिहाज से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ जस्ट इसका वाइस वर्सा उल्टा कि सेट के बाद आपको प्रीपोजिशन रखना है अगर ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं रखते हैं यानी इस तरह से लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट ऑल द स्टूडेंट कीप इन योर ब्रेन। और फिर लेटर ऑन जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँगा, व्हेन
shall I be teaching you preposition, then in detail I shall teach you related to preposition, and you will have to keep grasping power over those very lectures. Then inshallah related to preposition and any problems related to preposition will be asked frequently in different competitive examination. You will not have to face any difficulty. तो इस लिहाज से बच्चे समझ गए यहाँ पे आप लोग कि मैंने उससे कहा और वो मुझसे बात कर रही थी। तो ये दोनों सेंटेंस में जो मुझसे और उससे यहाँ पर से रिलेटेड है, फिर भी ये ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? इसलिए ऑब्जेक्ट है कि यहाँ पर कन्वेइंग हो रहा है। अगर जब वो वहाँ पे कंसल्ट अगर से जुड़ा हुआ शब्द से ये पता चले कि यहाँ पर टचिंग हो रहा है या फिर कंसल्टिंग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो रेस्ट हो जाएगा। यानी अगर कंसल्टिंग या टचिंग को बताएगा तो इस स्थिति में वो रेस्ट हो जाएगा, और वो रेस्ट जब होगा तो वहाँ पर से के लिए प्रीपोजिशन हमेशा विथ लगाएंगे। कहने का गर्ज ये हुआ बच्चे, जहाँ पर टचिंग वाला सेंस हो तो वो रेस्ट माना जाएगा, लेकिन वहाँ पर प्रीपोजिशन की अगर बात करें कि किस तरह का प्रीपोजिशन वहाँ टू लगेगा या फिर फ्रॉम लगेगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जहाँ टचिंग वाली सेंस हो, जैसे मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, या मैं पेन से लिख रहा हूँ, या मैं छरी से बच्चों को पीट रहा हूँ, मैं लाठी से अमरूद तोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो सब में टचिंग हो रहा है। और जहाँ पर टचिंग वाला सेंस होगा तो वहाँ हमेशा बच्चे प्रीपोजिशन विथ आएगा। जैसे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग फ्रॉम अ मार्कर, ये कंप्लीटली गलत सेंटेंस होगा। आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर। मैं कलम से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, ना कि आई एम राइटिंग फ्रॉम अ पेन। तो बस इसको ध्यान में याद रखना है। अगर कोई ये सवाल पूछ दे कि आई एम राइट, मैं कलम से लिख रहा हूँ, फ्रॉम का भी मतलब से होता है, लेकिन आई एम राइटिंग फ्रॉम अ पेन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि फ्रॉम हमेशा जुदाई को बताता है। अगर वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन नहीं है तो फ्रॉम हमेशा जुदाई को बताता है, लेकिन विद जो है वो टचिंग को बताता है। मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो चूंकि यहाँ पर जुदाई नहीं है बल्कि यहाँ पर सटाई है, अर्थात कहने का गर्ज है यहाँ पर टच हो रहा है, इसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है, कंसल्ट में आ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में बोलेंगे आई एम राइटिंग विथ अ पेन, ना कि आई एम राइटिंग फ्रॉम अ पेन। तो अब देखो बच्चे, ये तो कन्वेइंग वाली बात हुई। यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस में से जुड़ा हुआ शब्द जो है ये ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ कन्वेइंग वाली बात हो रही है, और चूंकि कन्वेइंग वाली बात हो रही है इसीलिए मैंने चाहे तो प्रीपोजिशन नहीं लेगा, अगर लेगा तो टू लेगा, अगर टू नहीं लेगा तो हो सकता है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन ले। लेकिन आगे वाली बात को देखो कि अगर टचिंग वाली पोजीशन पर अगर वो रेस्ट होता है तो किस तरह से। जैसे यहाँ पर देखो कि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो ये मैं सब्जेक्ट है और लिख रहा हूँ, ये वर्ब है, और मार्कर से ये रेस्ट है। मार्कर से ये रेस्ट है, क्यों कि टचिंग में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन विथ लेगा। जैसे आई एम राइटिंग विथ अ पेन, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4। तो अब यहाँ पर देखो कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को दे देंगे, या फिर रेस्ट है तो रेस्ट को दे देंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को दिए, तो ये बच्चा क्या हुआ? खत्म हुआ। उसके बाद क्या है? इज आर एम का प्रयोग होगा। तो हम लोग जानते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वो दे दिया। और तीसरा फॉर्मूला क्या है कि तीसरा फॉर्मूला है कि उसके बाद V4 को रखो। तो वर्ब कौन है? लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट। और राइट का V4 क्या होता है? राइटिंग। तो पता चला कि ये भी खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट इज आर एम प्लस V4 के बाद ऑब्जेक्ट देंगे, लेकिन चूंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो रेस्ट को बैठाएंगे। तो इसमें रेस्ट कौन है? मार्कर से। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये मार्कर से विथ अ मार्कर, ये पूरे का पूरे क्या है? ये रेस्ट है। पूरे का पूरे क्या है? रेस्ट है। तो आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ तो रेस्ट था, तो इसीलिए इस रेस्ट को बैठा दिया V4 के बाद, तो ये सेंटेंस खत्म हो गया। तो अब देखो बच्चों कि आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर, ये सेंटेंस राइट है। और ये सेंटेंस अगर कोई किसी को दे दे, या फिर तुम्हें किसी को टेस्ट करने के लिए उसको कहो कि आई एम राइटिंग विथ, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि आई एम रीडिंग अ बुक तो आई सब्जेक्ट है। जब मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट है, पढ़ रहा हूँ वर्ब है, और किताब जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई एम रीडिंग अ बुक। तो अब यहाँ पर देखो कि आई सब्जेक्ट है, एम रीडिंग ये वर्ब है, अ बुक ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसीलिए उसका पैसिव वॉइस बनेगा कि आई एम रीडिंग अ बुक, तो अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। लेकिन आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर,
तो किसी को आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए दे दो कि आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर, तो वो कोशिश करेगा कि अच्छा आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर, आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर, आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस तो ऐसे बनेगा। याद रखना बच्चे, वहाँ सोचने की कोई बात ही नहीं है, या फिर वो नहीं जानता है, या फिर उनके टीचर उनको नहीं बताया इस तरह की बात। सेंटेंस का नेचर को देख करके हम फट से जवाब देंगे कि इट कांट बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस में बन ही नहीं सकता है। सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, इस बात को याद रखना बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नो एनी बुक वेयर दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। कहीं पर किसी भी ट्रांसलेशन की किताब में, ग्रामर की किताब में इन माइन्यूट बातों को नहीं बता रखा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चे इसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इसको एकदम सीखना, और ज़बरदस्त चीज़ है ये। आपका प्रीपोजिशन भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अलावे इन बातों को आप नहीं समझते हो तो बच्चों बिल्कुल मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको समझना कि आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर, तो ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो अब देखो आई एम राइटिंग विथ अ मार्कर, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए बच्चे ये सेंटेंस कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस, नहीं पैसिव वॉइस में बनाया जा सकता है। तो क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर में ऑब्जेक्ट नहीं है। और नहीं, अगर देखो बच्चों कि अच्छा एक तो हो गया कि वो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ बच्चा ऐसे भी बोल सकता है इस सेंटेंस को कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, और कलम से, और से फ्रॉम का कलम से, तो से के लिए वो अंग्रेजी दे देगा, क्योंकि फ्रॉम का मतलब से होता है, तो वो से के लिए अंग्रेजी दे देगा फ्रॉम। तो फ्रॉम अ मार्कर, तो याद रखना बच्चे ये सेंटेंस बिल्कुल प्रीपोजिशन या फ्रॉम के कारण गलत हो गया। आई एम राइटिंग फ्रॉम अ मार्कर, ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। क्यों? यहाँ पर मार्कर से लिख रहा हूँ तो ये टचिंग में आ रहा है, और टचिंग वाली पोजीशन जब भी होगा तो हमेशा प्रीपोजिशन विथ आएगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होगे। आगे देखो इस सेंटेंस को कि वह स्टिक से अपने स्टूडेंट को पीट रहा है, तो वह ये सब्जेक्ट है, पीट रहा है ये वर्ब है, स्टिक से और अपने स्टूडेंट को, तो सबसे पहले वह पीट रहा है किसको? अपने स्टूडेंट को, तो ये क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। और स्टिक से, जब स्टिक को पकड़ेगा, सपोज दैट फॉर द टाइम बिंग, इसको इमेजिन करो कि ये छरी है, तो छरी से अपने स्टूडेंट को वह पीट रहा है, या फिर क्या है कि वो स्टिक से अपने स्टूडेंट को पीट रही थी। अगर वो पीट रही थी तो छरी इसके हैंड में आ गया होगा, तो ज्यों ही उसके हैंड में छरी आया तो ये टच हो रहा है, और चूंकि टच हो रहा है इसीलिए क्या है? रेस्ट है। और जब ये रेस्ट है तो वह स्टिक से अपने स्टूडेंट को पीट रही थी। अब इसका पास्ट कंटिन्यूअस का ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वज या वर्ब प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो इसमें हम अगर उसको बनाए उसी पर बैठा करके कि वह, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया और वज या वर्ब का प्रयोग करेंगे तो सी के साथ वज लगता है, उसके बाद वी फोर। तो वर्ब कौन है? पीटना, और पीटना का अंग्रेजी होता है बीट, और बीट का वी फोर होता है बीटिंग। तो सी वज बीटिंग। और उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है तो दे दो, नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर है कि अपने स्टूडेंट को, और अपने स्टूडेंट का अंग्रेजी होगा कि हर स्टूडेंट। तो ये बच्चा भी खत्म हो गया, सब्जेक्ट तो पहले खत्म हो गया था। अब बचा क्या बच्चे? रेस्ट। और रेस्ट क्या है? छरी से, तो छरी से के लिए अंग्रेजी लिखेंगे विथ अ स्टिक। तो सी वॉज बीटिंग हर स्टूडेंट विथ अ स्टिक, सी वॉज बीटिंग हर स्टूडेंट विथ अ स्टिक। तो देखो बच्चे यहाँ पर भी मतलब क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन क्या आ गया? विथ प्रीपोजिशन आ गया। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखोगे बच्चों। अब आगे चलो, ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट को समझते हैं हम लोग कि अगर कोई भी शब्द से जुड़ा हुआ रहे, कोई भी शब्द अगर से जुड़ा हुआ रहे और वो सेपरेशन को बताता है, जुदाई को बताता है। जैसे मेरी मम्मी पटना से लंदन जा रही है, तो अब देखो पटना से, तो पटना से यहाँ पर रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पटना से लंदन जा रही है तो मतलब पटना से सेपरेट हो रही, वो सेपरेशन को दिखा रहा है, यानी पटना को छोड़ के वो लंदन जा रही है, तो यहाँ से जुदाई का पता चलता है। तो याद रखना बच्चे कि सेंटेंस के अंदर में कोई भी वर्ड से जुड़ा हुआ हो और वो से वहाँ जुदाई को दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है, फुरकत को दिखाता है। तो फुरकत का उर्दू में जुदाई को फुरकत बोलते हैं, जैसे शबे फुरकत, जुदाई की रात, यानी द नाइट ऑफ सेपरेशन। तो बच्चे अगर जुदाई को दिखाए, कोई भी वर्ड से जुड़ा हुआ हो और वो जुदाई को दिखाएगा, तो समझ जाना कि ये भी रेस्ट है। यानी से सेपरेशन यानी जुदाई को दिखाने वाले शब्द भी वो रेस्ट होता है। और ऐसी स्थिति में जब वो से जुड़ा हुआ शब्द जुदाई को दिखाएगा, यानी टचिंग को दिखाएगा, प्रीपोजिशन विथ,
अगर कन्वेइंग को दिखाएगा तो चाहे तो नई प्रीपोजिशन अगर लगेगा तो टू लगेगा या फिर फिक्स्ड पोजीशन, लेकिन जब जुदाई को दिखाएगा बच्चे तो हमेशा याद रखना कि प्रीपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं तो गौर से देखना कि झड़ कौन रहे हैं या गिर कौन रहे हैं, तो पत्ते ये सब्जेक्ट है और ये झड़ रहे हैं यानी गिर रहे हैं तो ये वर्ब है। और कहाँ से, तो पेड़ से, ये सब्जेक्ट कभी नहीं चुन लेना इसको कि पेड़ से, तो पता चलेगा पेड़ ही गिरना चालू हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं तो ये पेड़ से पत्ते जुदा हो रहा है, और जहां से जुदा, या देखो से जुड़ा हुआ शब्द क्या है, पेड़ से। तो अब गौर करना कि से रहने के बावजूद भी ये रेस्ट है, और रेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ से पत्ते जुदा हो रहे हैं या जुदाई को दिखाता है। अब जब कोई ऐसा सेंटेंस में कोई भी शब्द से जुड़ा हुआ रहे और वो जुदाई को दिखाता हो तो वो भी रेस्ट होता है, और ऐसा रेस्ट प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम लेता है। तो पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, तो लीव्स आर फॉलिंग, झड़ रहे हैं, तो ये बच्चा खत्म, ये बच्चा खत्म। अब आया कि पेड़ से, यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पर याद रखना बच्चे, अगर हम दे दें यानी ये सेंटेंस को सेम रखें और ये फ्रॉम के जगह में अगर हम विथ दे दें कि लीव्स आर फॉलिंग विद द ट्री, ये कंप्लीटली ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जुदाई है और जुदाई हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लेता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अगर हम बोलेंगे लीव्स आर फॉलिंग विद द ट्री तो ये सेंटेंस कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो बच्चे कि मेरी मम्मी अमेरिका से आ रही है, तो गौर से देखना कि मेरी मम्मी अमेरिका से आ रही है, तो सबसे पहले आ कौन रही है, तो मेरी मम्मी, ये सब्जेक्ट है, और आ रही है ये क्या है, वर्ब है। और अमेरिका से, तो अब देखो यहाँ पर अब मेरी मम्मी की है ना, ये अमेरिका से, ये दिखा रहा है कि अमेरिका से मेरी मम्मी की अब जुदाई हो रही है, और जब जुदाई हो रही है, ये से जुड़ा हुआ शब्द जुदाई को दिखा रहा है, तो ये रेस्ट हो गया। अब इसको अगर अंग्रेजी में हम बनाएं कि मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी का अंग्रेजी क्या होता है जी, माई मदर। और अमेरिका से आ रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इजारम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर इज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है मम्मी, तो मेरी मम्मी ये खत्म हो गया, इजारम का प्रयोग किया, उसके बाद वर्ब का प्रयोग, आ रही है तो इज आ रही है या आ रही है, तो इज कमिंग, तो ये बच्चा भी खत्म, ये बच्चा भी खत्म। अब बच्चा क्या जी, अमेरिका से, तो ये रेस्ट है, तो रेस्ट को रेस्ट में रखेंगे, लेकिन ये रेस्ट प्रीपोजिशन क्या लेगा, ये रेस्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम लेगा, क्योंकि जुदाई को बता रहा है, इसीलिए फ्रॉम अमेरिका। उसके अलावा बच्चे तो क्या समझे, कन्वेइंग वाला, कंसल्टिंग वाला, कन्वेइंग वाला अगर कोई शब्द से जुड़ा हुआ रहे और कन्वेइंग को बता रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अगर उससे टचिंग वाला पोजीशन है तो वो रेस्ट कहलाएगा। टचिंग वाला पोजीशन में प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होगा, कन्वेइंग में चाहे तो नहीं होगा, होगा तो टू होगा, या फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगा। एग्जाम्पल यहाँ समझा दिया यहाँ तक। और दूसरा वाला में क्या कि से जुड़ा हुआ शब्द अगर सेपरेशन को बताता है तो वो रेस्ट माना जाता है, और वो रेस्ट जो है हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम के साथ आता है, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया। अब आगे में देखो बच्चे, एडवर्ब वाला यानी कोई भी एडवर्ब वाला से, जैसे धीरे धीरे से, खूबसूरती से वो बोल रही है, खूबसूरती से वो लिख रही है, तेजी से वो जा रहा है, तो ये सारा का सारा एडवर्ब है। यानी एडवर्बियल वाला से अगर होगा, यानी एडवर्ब वाला से जो होगा तो वो भी रेस्ट कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में स्लोली मतलब क्या, धीरे धीरे से या धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब वह धीरे धीरे से, ब्यूटीफुल्ली मतलब वह खूबसूरत ढंग से, या फिर क्विकली यानी तेजी से, ये सब एडवर्ब है। ये बताऊंगा जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे। तो ये सब एटसेट्रा जो है, ये एडवर्ब वाला से जो होता है वो भी रेस्ट होता है बच्चे। यहाँ पर देखो कि वह तो ये सब्जेक्ट, वह खूबसूरत ढंग से लिख रही थी, तो लिख रही थी ये क्या है, वर्ब है, और वह सब्जेक्ट है, खूबसूरत ढंग, यहाँ पर से छूट गया, खूबसूरत ढंग से। तो अब देखो ये भी शब्द जो है खूबसूरत ढंग से, ये से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एडवर्ब की तरह ये काम कर रहा है, तो एडवर्ब वाला से भी ये रेस्ट कहलाता है। और जब एडवर्ब वाला से जब रेस्ट कहलाता है तो इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ये अक्सर जगह क्या कहते हैं कि एडजेक्टिव के आखिर में ly जोड़ देते हैं, तो इससे एडवर्बियल वाला रेस्ट हो जाता है। इस तरीके से वो खूबसूरत ढंग से लिख रही थी, तो वह सब्जेक्ट है तो सी, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वज वर, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर ये सब्जेक्ट खत्म, उसके बाद उसके बाद वज का प्रयोग किए, और उसके बाद लिख रही थी तो राइटिंग, तो सी वज राइटिंग। अब क्या है जी, उसके बाद रेस्ट देंगे, तो यहाँ पर कोई विथ या फ्रॉम प्रीपोजिशन नहीं देंगे। खूबसूरत ढंग से मतलब खूबसूरत ढंग से लिख रही थी, तो खूबसूरत ढंग का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे, कि वह खूबसूरत ढंग से लिख रही थी। सी वज राइटिंग ब्यूटीफुल्ली, सी वज राइटिंग ब्यूटीफुल्ली।
तो अब देखो बच्चे कि यहाँ पर ब्यूटीफुल्ली ये एडवर्ब है, शी वॉज राइटिंग ब्यूटीफुल्ली, ये एडवर्ब है। और इस तरीके से आपको अगर क्लियर कट कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप पैसिव वॉइस बनाने में गलती करेंगे और फिर आपको प्रीपोजिशन का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन चीज़ों को आप समझ गए हो तो आज 1 लाख की चीज़ समझ गए हो। इन थ्रू आउट योर लाइफ टाइम यू विल नॉट हैव टू फेस एनी डिफिकल्टी रिलेटेड टू दिस वेरी टॉपिक। एंड आई थिंक कि दीज आर सपोज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ जस्ट इमेजिन कि बहुत सारे टीचर हजरात देख रहे होंगे, बहुत सारे इंग्लिश पढ़ाने वाले देख रहे होंगे, तो उनको ये एतमाद हो रहा होगा कि अरे भाई ये चीज़ें कहाँ ग्रामर की किताब में इतना डिटेल से बताया हुआ है या कोई ट्रांसलेशन की किताब में नहीं बताया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे, आप सारे बच्चे इसको बिल्कुल एकदम ध्यान से समझ जाना, फिर अंग्रेजी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर जब आप अंग्रेजी बोलोगे बच्चों, कोई संभावना ही नहीं होगा जब आप बोल रहे हो कि वहाँ पर कोई गलतियाँ या एरर होंगी। इन चीज़ों को समझना बहुत ही लाजमी है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जैसा कि सारे बच्चे जानना, ये आज का 18th वीडियोज़ है, लेकिन इसी से रिलेटेड, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, आज रेस्ट भी हो गया। तो मैं ये 5-6 चीज को जितना पढ़ा चुका हूं, इसी आधार पर हम अगले वाले वीडियो में यानी 19वां वीडियो में 19th वीडियो में मैं टेस्ट लूंगा। आप सारे बच्चे बिल्कुल रिवीजन करके रखना। अब वहां पर पता चलेगा कि मतलब आप कितना मेहनत किए हो, उसी से पता चलेगा। तो इसीलिए मैं अगला वाले वीडियो में इससे रिलेटेड मैं टेस्ट लूंगा। सारे बच्चे तैयार रहना। जब तक के लिए थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट विथ वन शेर कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। एंड वन ब्यूटीफुल कोटेशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वन ब्यूटीफुल हार्ट इज बेटर देन 1000 ब्यूटीफुल फेसेस। एक खूबसूरत दिल 1000 खूबसूरत चेहरों से अच्छे होता है। हमेशा बच्चा याद रखना, किसी भी मतलब बगैर किसी मजहब का, बगैर किसी जाति का, धर्म का, इंसानियत की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को गुजारना, क्योंकि विवेकानंद ने कहा है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। इसीलिए हमेशा बगैर किसी भेदभाव के अच्छे से कायदे से ज़िंदगी जियो। ऐसा जियो कि मरने के बाद फिर सारे याद करेंगे जैसे दुनिया की कौन आंखें नहीं थी APJ अब्दुल कलाम जब इंतकाल किए थे तो वो नहीं रो रही थी। इसीलिए बच्चे हमेशा APJ अब्दुल कलाम को आइडियल मानो और उसी के आधार पर उसी वैसा ही सेंस रख करके काम करो। और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ कंट्री यू मस्ट सेक्रीफाइस योर लाइफ। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हमेशा एकदम काम करना, अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना। और उसके बाद हमें अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वाले, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वाले, तेरी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। विद दिस थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड यू मस्ट बी एंजॉयिंग दिस ऑल द लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।